आज मैं गाजीपुर जनपद के जोगा मुसाहिब में मौजूद हूँ। यह गांव हिंद केसरी पहलवान मंगला राय के लिए भी मशहूर है। इसी जोगा मुसाहिब से एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिसकी हिंदी साहित्य जगत में अपनी पहचान है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार प्रोफेसर राम बदन राय एक प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार हैं। श्री राय इतिहास के प्रोफेसर होते हुए भी अब तक दर्जनों कविता, कहानी और उपन्यास लिख चुके हैं। साहित्य के क्षितिज पर ध्रुव तारे की भांति चमकते हुए सितारे 73 वर्षीय प्रोफेसर राम बदन राय के दर्जनों साहित्य रचनाओं में फिरकी वाली और कृष्णायन ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आइए जानते हैं प्रोफेसर राम बदन राय और उनकी साहित्य साधना के बारे में। सवेरे उठी स्कूल को जाना, सवेरे उठी स्कूल को जाना, झोरा लिया, छाता लिया, बगली में दाना, सवेरे उठी स्कूल को जाना। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। अब अपने बारे में तो आप देख ही रहे हैं, मैं एक ग्रामीण अंचल में पैदा हुआ व्यक्ति हूँ और वैसे पढ़ने लिखने के दौरान वाराणसी में, बलिया में या छोटे मोटे कस्बों में, ज़मानिया में भी मैं कुछ दिन पढ़ा। ग्रेजुएशन वहीं से किया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने मास्टर की डिग्री ली। और फिर मैं डिग्री कॉलेज के बारे में सोचा नहीं था कि मैं डिग्री कॉलेज में जाऊंगा। तो उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड की डिग्री आप जानते हैं हाई स्कूल तक के टीचर के लिए होती है, लेकिन अब ईश्वरीय कुछ कृपा थी कि मैं 2 डिग्री कॉलेज में गया और बहुत प्यार से लोगों ने मुझे रखा। मुझे मतलब डिग्री कॉलेज से मैं रिटायर हूँ, मुझे 8 साल रिटायर हुए हो गया। कहाँ से रिटायर हुए था आप? यहाँ खरडिया से, खरडिया महाविद्यालय खरडिया से मैं यहाँ 12 में रिटायर हुआ हूँ। तो ये इस तरह से अब मेरी पढ़ाई सब हुई है। अब और कुछ अगर खड़िया में विभागाध्यक्ष किस में थे आप? हिस्ट्री में? इतिहास में। हाँ, इतिहास में। कौन सा था, मेडवल या मेडल मॉडल? मेडवल। फिर अचानक आपका साहित्य की तरफ झुकाव? हाँ, ये सवाल मुझसे प्राय लोग पूछते हैं कि मैं इतिहास का विद्यार्थी था, बल्कि शुरू में ISC तक मैं साइंस का विद्यार्थी था, तो साहित्य से मेरा जुड़ाव कैसे हुआ, एक सवाल उठता है या किसी के साथ। तो ऐसे तो तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो इस तरह के लोग हैं, जो विज्ञान के क्षेत्र में रहते हुए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रहते हुए वो मतलब साहित्य की दुनिया में आए हैं। तो अब शुरू से ही मेरी रुचि थी और इतिहास से एमए करने की, मैं मूलतः मैं हिंदी से ही एमए करना चाहता था। एक चीज़ बता दूं आपको जी, मैं हिंदी साहित्य से ही एमए करना चाहता था, लेकिन मेरे एक सहोदर भाई हुआ करते थे जो जिनके पैसे से मैं पढ़ रहा था। अरे भाई, पैसा मिलेगा, फीस लगेगी, कहीं जाऊंगा बनारस, इलाहाबाद, प्रयाग पढ़ने, तो वहाँ पैसा लगेगा ना। तो ऐसी स्थिति में अब मेरी मजबूरी थी कि भाई साहब जो कहें मैं उसको करूं। तो लगे कहने कि फला हिंदी से एमए करके बेकार बैठे हैं, तो ढमाका हिंदी से एमए करके बेकार बैठे हैं, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। हिस्ट्री से एमए करो, PCS और IS में बैठना, ये करना वो करना। अब उनका अपना एक दृष्टिकोण था और उस दृष्टिकोण के चलते न चाहते हुए मतलब इतिहास मुझे लेना पड़ा। तो इतिहास से मैंने एमए किया, अच्छा ही हुआ मेरे लिए। भाई, इतिहास भी तो साहित्य से बाहर तो कोई चीज़ है नहीं, भूगोल, इतिहास हो, राजनीति शास्त्र हो, तो वो अच्छा ही रहा। उसका मुझे कोई PhD आप नहीं, PhD तो मैं पूरा नहीं कर पाया। हालांकि मैं आज भी तमाम लोग, मैं भी अपने को डॉक्टर नहीं लिखता, लेकिन आप जहां देखेंगे मेरे नाम के साथ डॉक्टर लिखा हुआ आपको मिलेगा। मैं कई जगह मैंने कहा भी भाई मैं डॉक्टरेट नहीं हूं, मैंने PhD मेरी पूरी नहीं हो पाई। गाइड से मेरी अनबन हो गई है। एक गाइड थे, पटना यूनिवर्सिटी के हेड थे, पटना यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे झा साहब, JC झा, जगदीश चंद्र झा उनका नाम था। एक छोटी सी बात को लेकर हमारी उनसे कुछ अनबन हो गई और मेरी PhD जो है लिखी लिखाई PhD खटाई में पड़ गई। समझ रहे हैं। अब चूंकि मैं नौकरी पा चुका था, मैं
ऐसा तो है नहीं कि मैंने पीएचडी मेरे लिए जरूरी थी या कुछ इस तरह का नहीं था, तो वो मेरी पीएचडी पूरी नहीं हो पाई। और क्या कहते हैं, वो हालांकि मुझे कष्ट जरूर होता है कि वो इतना मैंने काम किया, और मेरा काम जैसे वो मेरा विषय था पीएचडी वाला, मतलब स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की शिक्षा पर, जैसे थकर से पहला विश्वविद्यालय बना था महिलाओं के ऊपर था वो कुछ इस तरह का। मैंने बहुत काम किया, बहुत इधर उधर दौड़कर लाइब्रेरियों से, पूरा नहीं हो पाया हो। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि आज भी लोग मुझे, सभी लोग डॉक्टर कहते हैं लिखते भी हैं, किसको किसको मना करूं। अब तक आप किन किन कॉलेजों में सेवाएं दे चुके हैं? देखिए, बहुत पहले तो मैं 73 में जब बीएड किया, इसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं कि भाई मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं डिग्री कॉलेज में जाना है, तो मैं वो क्या कहते हैं बीएड किया। तो बीएड करने के बाद मैं 2-2.5 महीने एक हाई स्कूल में, अमरूपुर एक गांव है हमारे गांव के बगल में अमरूपुर, वहाँ 9-10 को अंग्रेजी पढ़ाने वाला कोई नहीं था। तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने किसी को भेजा, किसी ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ एक लड़का है जो अंग्रेजी पढ़ा सकता है। ये सन 73 की बात है। तो 2-3 महीने उनके यहाँ गया, फिर उसके बाद मेरी मांग हो गई, मैं चला गया शाहजहां डिग्री कॉलेज में। तो हाँ, ईश्वर कृपाल में मेरे साथ रहा है, ये बता दूं आपको। हाँ, मैं, आपको आश्चर्य होगा, मैं उस डिग्री कॉलेज में से रिटायर हुआ हूँ। उस डिग्री कॉलेज का मैं बहुत प्रिय प्रबंधक का, जो फाउंडर मतलब कॉलेज के वो संस्थापक रहे हैं, उन्होंने उनके खिलाफ में, वो कांग्रेसी थे, तो मैं उनके खिलाफ भाषण देता था मंच पर इधर उधर घूम करके। या तो जब मेरी नियुक्ति की बात आई तो कई लोगों ने उनसे कहा कि अरे उसको नोटिस दे दो, कैसे तुम्हारे यहाँ चला गया, वो क्या कहते, वो तो कांग्रेस का या आप लोगों का बड़ी, आप लोगों की आलोचना करता है ऐसे वैसे। लेकिन वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन इतने समझदार थे। बाबू ब्रिजमंगल राय उनका नाम है, तो स्वर्गीय हो चुके हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने लोगों से कहा कि कम से कम उसके पास मुंह है, वो बोल सकता है, उसके पास ज्ञान है, तो हमको ऐसे ही आदमी की ज़रूरत है। तो आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी महत्व दिया। सर, आपकी रचना जो है, अब तक कितनी किताबों के आप लिख चुके हैं, किन किन विषयों पर? नहीं, हम बता रहे हैं, पहले, सबसे पहले तो प्रायः लोग, आपने जितने लोगों को देखा होगा, समझा होगा, तो शुरू में प्रायः लोग कविता लिखते हैं, अधिकांश। अब हो सकता है कुछ अपवाद हो जो 5% जो गद्य से शुरुआत करते हैं, लेकिन अधिकांश कविता लिखते हैं। तो मैं भी कविता लिखा, और मैं कविता लिखा लगभग 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र? हाँ। और उस कविता में कुछ खास दम नहीं था, एक मामूली तुकबंदी थी, विद्यालय में जाना, विद्यालय से आना, और उसके बीच का सारा कुछ वर्णन उस कविता में। वो तुकबंदी भी शायद सही नहीं रही होगी उस जमाने में, लेकिन मतलब जो टीचर्स हमारे थे वो बहुत हमको मतलब हमारी प्रशंसा की, हमारी उनको शाबाशी दिए। तो ये मेरी शुरुआत तो कविता से। पहली किताब भी छपी गवई गुहार। अच्छा, जो कविता आपने लिखी थी उसकी कोई पंक्तियां याद है तो जरा सुना दीजिए। कौन कविता मतलब? जो आपने बचपन 12 साल की उम्र में जो मिडिल स्कूल में, अच्छा, मिडिल स्कूल में जो कविता सुनाई, उसकी 1-2 पंक्तियां? नहीं, बस वही कविता थी कि शनिवार के वो शाम को बच्चे इकट्ठे होते थे, सब टीचर्स बैठते थे, मास्टर बैठते थे, तमाम लड़के। तो उसमें अपनी अपनी कविताएं, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब अपनी कविता कौन सुनाता था, कोई मीरा का पद सुना रहा है, कोई सूर का पद सुना रहा है, कोई तुलसी की चौपाई सुना रहा है। तो मैं अपनी रचना सुनाया था, और रचना थी सवेरे उठी स्कूल को जाना, सवेरे उठी स्कूल को जाना, झोरा लिया छाता लिया, बगली में दाना, सवेरे उठी स्कूल को जाना। ये मथेरा मुझे याद है। अब भाई 6 साल का लड़का, अरे 12 साल का लड़का क्या लिखेगा? ये एक तरह से पहला अंकुर था, हाँ, पहला। अभी जिस किताब की आप बात कर रहे थे वो, हाँ, तो पहली कविता की ही निकली, और वो उसको प्रकाशित करवाने में डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह का बड़ा हाथ था। वो वाराणसी में उन दिनों एक इंटरमीडिएट कॉलेज में टीचर हुआ करते थे, डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो कैसे उनसे हमारी दोस्ती हुई, संबंध हुआ, अभी तो हमको बहुत ठीक से याद नहीं है। बहरहाल, तो वो गवई गुहार नाम से
कविता संग्रह जिसमें गांव से संदर्भित कविताएं हैं। जी गांव की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ की किसानी, खेती बाड़ी या जो भी यहाँ का सब है, यहाँ की समस्याएं उस उन कविताओं में जैसे व्यक्त हुई। तो वो पहली कविता गवई गुहार आई और उसके बाद तो फिर गवई गुहार के बाद मैं फूटकर कुछ लेखन वगैरह करने लगा, पत्र पत्रिकाओं में छपने लगा और मैं एक कहानी लिखने की शुरुआत की। एक मेरे यहाँ व्यक्ति आया, डोम जाति का, एक हमारी कौम में, हिंदुओं में एक बड़ी अवहेलित हेय दृष्टि से देखी जाने वाली कौम है डोम। तो वो आया और उससे बातचीत हमारी होने लगी और वो बहुत परेशान था बेचारा। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि इसके पर तो कहानी बड़ी अच्छी खासी बन सकती है, इसके बारे में लिखा जाना चाहिए। और जब मैं लिखने लगा कहानी तो वो बनने लगा उपन्यास। मैं लिखा कहानी, वो बनने लगा उपन्यास, परिच्छेद संख्या डालने की जरूरत पड़ने लगी और इस तरह 250 पृष्ठों का उपन्यास वो लिखा गया, जो जिसका नाम है फिरकी वाली नाम से वो उपन्यास। ये पहला उपन्यास? हाँ, एक ही उपन्यास ही है, पहला उपन्यास नहीं, उपन्यास एक ही मैंने लिखा है, फिरकी वाली। ये किस सन में लिखे थे? किस सन में लिखे थे? ये छपा था 84 में, लिख तो मैंने दिया था 82 में, कोई अच्छा प्रकाशक नहीं मिल रहा। 84 में? तो मेरे पास पैसे का अभाव था कि मैं अपना पैसा देके छपवाऊँ, तो वो वैसे पड़ा रहा। लेकिन साल भर के बाद फिर वो अब तो एक अच्छे प्रकाशक ने उसको दोबारा छापा है। इसकी अब तक कितनी प्रतियां बिक चुकी हैं? फिरकी वाली की इसका सेकेंड एडिशन निकल चुका है। अब मैं समझता हूँ कि कम से कम 1000 से तो ऊपर प्रतियां बिकी ही होंगी। अरे इस पर इसका नाट्य रूपांतर हुआ है और फिर इसका वो बलिया एक नाट्य संस्था है, क्या नाम है उसका, वाइल्ड बंच क्रिएशंस गढ़वार बलिया। वाइल्ड बंच क्रिएशंस बलिया की संस्था ने इसका मंचन किया वहाँ नागरिक प्रचारणी सभा के सभागार में और बहुत सराहा गया। गाजीपुर से भी तमाम लोग गए थे देखने और बलिया के तो लोग थे ही। और फिर इस समय उस पर फिल्म बनाने की योजना भी लोगों की चल रही है। हिंदी या भोजपुरी फिल्म? देखिए, उपन्यास तो खड़ी बोली नहीं है, लेकिन उसमें अब चूंकि डोम जीवन पर उपन्यास है और ग्राम जीवन से जुड़ा हुआ उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास भी उसे आप कह सकते हैं, तो ऐसे उपन्यासों में कुछ आंचलिक शब्दों का प्रयोग तो होना ही होना है, क्योंकि बिना उसके काम चलने वाला है नहीं, वो चीज उभर कर नहीं आएगी। तो उसमें भोजपुरी शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। भाषा तो भोजपुरी है। अब जैसे होता है ना कि वो लेट गया, तो मैंने लिखा, मैं लिखूंगा वो उठंग गया। अब उठंगना और लेटना दोनों जो वर्ब हैं वो दो ढंग के हैं ना, तो मैं जानबूझकर लिखूंगा वो उठंग गया। तो ये इस तरह की उसमें बातें हैं, मैंने जानबूझ के ऐसा किया है। अब तक कितनी किताबें आप? अब तक एक व्यंग संग्रह, एक कविता संग्रह कई है। कविता संग्रह कई। प्रमुख कौन कौन से कविता? जैसे पहला तो मैंने बताया गवई गुहार, और दूसरा है द्वार खड़ा अभिसार, और एक भोजपुरी कविता संग्रह है। भोजपुरी में मेरी एक ही किताब है जी, विशुद्ध भोजपुरी में एक किताब है जिसका नाम है फागुन भर हमसे मत बोला। फागुन भर हमसे मत बोला। तो ये मतलब वो क्या कहते हैं, कविता संग्रह है और ये चर्चित रहा। हाँ चर्चा, हाँ उसको पटना भोजपुरी एकेडमी ने छापा। कपिल पांडे जीवित थे अभी पांडे, कपिल का शायद नाम आपने सुना होगा, बहुत चर्चित गजलकार भी रहे हैं। बहुत पटना भोजपुरी है। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? पटना भोजपुरी, भोजपुरी एकेडमी पटना। हाँ, तो असल में हमारे एक मित्र थे द्विवेदी जी बलिया के, वही उसको ले गए और कहे कि चलिए हम आप इसको छपवा देंगे एकेडमी के द्वारा। भगवती प्रसाद द्विवेदी उनका नाम है, बलिया पटना में ही रहते हैं वो। तो
और फिर उसके बाद एक व्यंग संग्रह आया, वो भी काफी चर्चित रहा। मैंने व्यंग की रचना ज्यादा की है। एक चीज आपको बता दूं, मैंने जो भी लिखा है और व्यंग की रचना ज्यादा की है, इसकी वजह ये है कि मुझे याद नहीं कि किसी पत्रकार ने, किसी संपादक ने मुझसे कोई कहानी मांगी हो, कोई लेख निबंध मांगा हो, या कुछ किसी अन्य विधा की। अब जो लोग मांगते थे वो व्यंग मांगते थे। जैसे ईश्वरचंद्र मिश्र वार्ता वाले, उनका पत्र आता था कि ये तो हम आर्टिकल आपका छाप रहे हैं, अगली बार हम आपसे व्यंग की आशा रखते हैं। इसी तरह से फिर वो एक शंकर दयाल सिंह पत्रिका निकालते थे, मुक्तकंठ, पटना में। तो उनका था कि ये तो हम छाप रहे हैं अगले अंक में, लेकिन हम अगली बार कोई राजनीतिक व्यंग आपसे चाहते हैं। तो अब चूंकि व्यंग लोग चाहते थे, व्यंग लोग मांगते थे, तो मैं अब BBC वगैरह सुनता, वॉइस ऑफ अमेरिका सुन लेता था, BBC सुन लेता। ट्रांजिशन उस जमाने में ज्यादा थे, टीवी वगैरह तो था नहीं। तो उनसे एक लाइन मुझे कहीं से कोई से मिल जाती थी और तो मैं अच्छा खासा 2 पृष्ठ वो कर देता था। तो व्यंग में ज्यादा लिखा हूँ, लेकिन किताब एक ही है व्यंग की, कुछ शरीफ कुछ शरारती। पुस्तक का नाम है कुछ शरीफ कुछ शरारती, व्यंग संग्रह है। एक इतिहास के नाम पर भी पुस्तक मैंने लिखी, कश्यप की, जो हम लोगों के, जैसे हम लोग कश्यप गोत्र के हैं, हर आदमी का, आपका भी कोई गोत्र होगा, हम लोग कश्यप गोत्र हैं। तो कश्यप कीर्ति नाम से एक इतिहास किताब मेरी है। और देखिए दिमाग पर एक रसांतर का वैविध्य, इधर पुस्तक आई है। पुस्तक का नाम है रसांतर का वैविध्य, एक बच्चों के लिए किताब है। उस पुस्तक का नाम है रसांतर का वैविध्य, इतिहास की किताब है। नहीं, अब बता रहे। रसांतर का वैविध्य, हमारे एक प्रकाशक हैं अंतिका प्रकाशन गाजियाबाद। तो अंतिका प्रकाशन गाजियाबाद से थोड़ी, वो लेखक भी है, उनका नाम है गौरीनाथ जी। अच्छे खासे लेखक है, साहित्यकार है। तो हमसे उनसे पढ़ती है। तो उन्होंने कई दिन फोन किया कि यार कुछ एक आध अच्छी किताब दो, तुम्हारी फिरकी वाली काफ़ी बिकी है। फिरकी वाली उन्होंने दोबारा छापा। तो हमने कहा कि भाई मेरे पास कुछ किताब छपने भर को मैटर नहीं है, तो अरे कुछ भी दो यार लिख कर। तो हमने बहुत चक्कर में पड़ के क्या लिख कर दें। तो मैंने उसको अखबारों से, पत्रिकाओं से, जहाँ तहाँ से ढूंढ ढांड करके तो 2-4 कहानियाँ मिल गई, 2-4 व्यंग मिल गए, 2-4 एक यात्रा वृत्त मिल गया। मैं गया था नेपाल, काठमांडू। और इस तरह से कई को मिलाकर रखा। तो कई को मिलाकर रखेंगे तो एक विधा तो बन रही है भाई, कोई इसमें व्यंग है तो कहानी है, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो मैंने समीक्षाएं भी थी कुछ किताबों में। तो मैंने उस पुस्तक का नाम रख दिया रसांतर का वैविध्य, और इसे विषय सूची बांट करके व्यंग, कहानी, यात्रा वृत्त या कुछ इस तरह से कई भागों में करके उसमें देख करके उसको एक किताब लास्ट में छपी, किताब सबसे लास्ट में। तो अब वो लगे कहने कि नहीं कुछ भी कर दो, तुम्हारा छापेंगे, पता नहीं तुम बड़े, तुम्हारी किताबें बिकती। विश्व पुस्तक मेले में एक घटना आपको बता दूं। दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में सिर्फ एक बार गया हूँ जीवन में, और उसमें फिरकी वाली के 2nd एडिशन का वो क्या कहते हैं लोकार्पण हुआ। तो हमारी आदत है, या जो भी कह लीजिए, जैसे कोई मेरे बारे में कोई अपरिचित आदमी बात करता है, पूछता है कि आप लिखते हैं, तो हम जैसे मेरे मुंह से निकल जाता है, मैं एक मामूली लेखक हूँ, क्या लिखता हूँ, लिखने का शौक पालता हूँ। अब ये तो पाठक बताएंगे मैं क्या लिखता हूँ, मुझे लिखने आता है नहीं आता है, इस तरह की उलझी बातें मैं करने लगता हूँ। तो मेरे प्रकाशक जो थे गौरीनाथ जी बैठे थे, तो उन्होंने, वो आदमी जब चला गया तो हमसे कहे कि अब यार आप इस तरह का सब क्यों कहते हैं। गौरीनाथ हमसे उम्र में छोटे हैं, तो आप इस तरह का क्यों कहते हैं कि मुझे लिखने नहीं आता, ये सब भी मतलब कि बकवास आप कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आपको लिखने आता है, आप बैठे रहिए, देखिए आपकी फिरकी वाली सबसे ज़्यादा बिक रही है हमारी दुकान पर। तो उन्होंने मुझे काफ़ी कहा कि देखिए हमारी आपसे पटेगी नहीं, अब आज से एक शब्द कहना छोड़ दीजिए कि मुझे लिखने नहीं आता। तो थोड़ा मुझे ढाढ़स मिला कि नहीं वाकई मुझे लिखने आता है क्या।
ये जो मुगालते में था मैं कि तो वो थोड़ा ट्रांसमिशन चले। और गौरीनाथ जी का मैं आभारी हूँ, वो मेरी कई किताबें छापी हैं, बल्कि सर्वाधिक किताबें गौरीनाथ ने ही मेरी छापी है, अंतिका प्रकाशन गाजियाबाद। तो सर अब तक की जो है आपकी चर्चित किताब कौन सी है? चर्चित किताबें जैसे लोकल में यहाँ वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, जौनपुर, इन जगहों पर तो मेरी देखने में सबसे ज्यादा चर्चित किताब है वो महाकाव्य कृष्णायन, या प्रबंध काव्य भी कह सकते हैं आप। तो प्रबंध काव्य कृष्णायन का मेरी उपस्थिति में जहाँ मुझे बुलाया गया है, और मेरी उपस्थिति में मिर्जापुर जो खप्पर बाबा का आश्रम है वहाँ 2-2 बार मैं गया हूँ, और बलिया कई मंदिरों पर, रसना, बक्सर, और अपने जनपद में, अपने गांव, अगल बगल के गांव में तो 20 जगह मैं गया हूं, जहां मैंने कम से कम गांव के बाहर 60-70 जगहों पर इसके अखंड पाठ। अब यहाँ तो हमेशा मुझे होता है, लोग सुनाते हैं, जब वहाँ अखंड पाठ होने लगता है तो मेरे एक मित्र हैं वहाँ, डॉक्टर रामलाल यादव, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, तो वो सुनाते हैं मोबाइल पर कि देखो तुम्हारी किताब का अखंड पाठ हमारे यहाँ हो रहा है। कृष्णायन की रचना आपने कब की थी? अब रचना तो मैं 2000 से पहले लगभग किताब पूरी हो चुकी थी। किताब के नाम से ही लगता है कि ये जो है राधा कृष्ण को समर्पित होगी किताब, तो इसमें खास क्या है, कुछ खासियत? नहीं, सूरदास की तरह, नहीं, यही तो बता रहे हैं। अब यही तो आम तौर पर जो साहित्य के लोग हैं, साहित्य में ज्यादा हमारी दृष्टि में वामपंथी ज्यादा है, और वो या मार्क्सवादी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो वो तो इसको कौड़ी के बराबर समझते हैं जी। एक आध लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, छोड़िए, कि जब मैं लिखना शुरू किया, जब किसी को जानकारी हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कृष्णायन ने पलायन कर रहे हैं, साहित्य से इनका पलायन हो रहा है। मेरा मजाक उड़ाया जाता था, कृष्णायन माने पलायन, साहित्य से पलायन। अब भाई कृष्ण पर मैं कोई चीज लिख रहा हूँ, कृष्ण हमारे यहाँ एक ईश्वर के रूप में मान्य है, पूर्णावतार के रूप में उनकी मान्यता है। यही एक है जो हिंदू मुसलमान दोनों के, हाँ, दोनों है, इस्कान या रसखान, रहीम, या तमाम इस तरह के, तो ये सब मैंने इसमें दिया है, ये सब। अब जैसे एक दोहा सुन लीजिए, हरिजन में जिन धाम, हरिजन में जिन धाम, कपिल वस्तु जेरूसलम। कपिल वस्तु जेरूसलम हिंदुओं का धर्म तीर्थस्थल नहीं है, बौद्ध और लेकिन कवि लिखता है कि हरिजन में जिन धाम, कपिल वस्तु जेरूसलम, प्रभृति करो प्रणाम, सब ही मानी मथुरा मय। सोरठा है, ये दुआ नहीं है, सोरठा है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, क्या मानकर? मथुरा मानकर। मेरा आराध्य तो मथुरा में जेल में पैदा हुआ, लेकिन मैं कपिल वस्तु को भी प्रणाम करता हूँ, जेरूसलम को प्रणाम करता हूँ, काबा को भी प्रणाम करता हूँ। मैंने ये कुछ मतलब अवधारणा है, ईश्वर को मेरे सब लेकर चला हूँ। रसखान को भी प्रणाम किया हूँ, रहीम को प्रणाम किया हूँ, या तमाम ऐसा नहीं है कि वो सब चीजें हैं। या जैसे आप नवीनता की बात कर रहे हो, तो नवीनता की बात जब कभी लिखता है तो ये तो अलग बात है कि इसका उत्स जो है वो श्रीमद् भागवत है, लेकिन जैसे सुख सागर, प्रेम सागर और तमाम पुस्तकों को मैंने पढ़ा, और कुछ जब लिखते समय अपने भीतर, जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा, जैसे कि एक कथा आती है, आप सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण जब पैदा हुए और जब वो जसोदा के यहाँ चले गए जेल से, नंद जसोदा के यहाँ, तो शिव जी को हुआ कि भाई मैं शिशु कृष्ण को, अपने आराध्य को देखना चाहता हूँ। तो शिव जी वहाँ पहुँचे हैं ना, तो पहुँचे हैं, तो ये तो सब लोगों ने लिखा है, ये कोई नई बात तो है नहीं। अब देखिए वहाँ जब शिव पहुँचते हैं तो माताएं अक्सर पूछती है कि जरा बाबा बच्चे का हाथ देख लीजिए, इसके जीवन में क्या क्या होने वाला है, क्या लिखा है, अच्छा करेगा बुरा करेगा। तो शिव जी हाथ देखते हैं और शिव जी हाथ देखने के बाद जब कहना शुरू करते हैं कि अरे ये तो बड़ा नटखट होगा, ये तो बट कदम पर चढ़ जाएगा, चोरी करेगा, दही चुराएगा, है ये सब। तो अब शिशु कृष्ण तो शिशु बना हुआ है ना भाई जी, तू कहता है कि क्या ये बक 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 करने, अरे हर चीज बताई जाती है। तो वहाँ एक देखिए, अब देखिए, काटा शिशु छियों की, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, काटा शिशु छियों की, तब शिव छियों की, सैन समुझी मुस्काई कहे,
काटा शिशु छिऊ की तब शिव छिऊ की सैन समुझी मुस्काई कहे अब कुछ न बताऊं ले यही जाऊं पय पियन जदुराए चाहे। अब ये दूध पीना चाहता है, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि छिउकी काट दिया शिव ने, कृष्ण ने, शिशु कृष्ण ने छिउकी काटी। चिकोटी छिउकी भोजपुरी का शब्द है, हम लोग खड़ी बोली में उसको चिकोटी बोलते हैं। तो लेकिन मैं तो लिखा हूँ भाई भोजपुरी क्षेत्र का रहने वाले तो कोई शब्द आ जाएगा ना। तो इस तरह से बहुत सारी, उसमें पूरी किताब पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो लीक से हटकर आपको मिलेंगी। जैसे एक और उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे एक बहुत आम कथा है कि अर्जुन को बड़ा अभिमान हो गया कि मैं भगवान का, कृष्ण का बहुत बड़ा सखा हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। और हमारे यहाँ ऐसा है कि भगवान जिसको बहुत ज्यादा अहंकार हुआ है उसके अहंकार को खत्म करने का प्रयास उन्होंने किया है। तो वो अर्जुन को ले गए हैं, दोनों आदमी भिखारी का या ब्राह्मण का वेश बना करके। मोरध्वजी कथा आपने सुनी होगी, तो मोरध्वजी कथा सुनी होगी। अब आज का जनमानस या आज का प्रबुद्ध वर्ग उस कथा को विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि अब उसमें ये है कि भाई ये मेरा बाघ जो है भूखा है, आपके बच्चे को खाएगा। यही नहीं, ये बच्चे को तब खाएगा जब आप पति पत्नी दोनों इस पर चीरा लगाओगे, इसको आरा से चीरोगे, तब मेरा बाघ खाएगा। यही नहीं, अब इसके बाद भी बंधन है। बंधन ये है कि आपकी आंखों से आंसू नहीं गिरना चाहिए चीरा लगाते समय। अपने बेटे को चीरो, आंख से आंसू न गिरे। एक ही बेटा, मामूली कठिन वो है। तो अब ये सारी चीजें हैं। तो जब मैंने इस कथा को लिखा, पूरी कथा लिख गया, पूरी कथा मिलेगी आपको। अंत में क्या मैं लिखता हूं, खुली अचानक नींद जब हुआ, हाँ, स्वेद सिक्त सब गात, स्वेद माने पसीना होता है, स्वेद सिक्त सब गात, खुली अचानक नींद जब, सपने की हर बात गुड़ा केस सोचन लगे। अब पूरा छोटा है, मतलब गुड़ा केस अर्जुन का नाम है। तो अब ये सब कुछ जो हुआ है अर्जुन को सपने में हुआ है। ये जो भी है कि वो कृष्ण उनको ले गए हैं, मोरध्वज की पूरी कथा, तो सपने में तो कुछ भी हो सकता है ना, सपने में कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उस पूरी कथा को सपने में तब्दील कर दिया कि देखो ये सब सपना है। जो तुम ये कहते हो कि ये हिंदुओं के ग्रंथों में सब क्या क्या झूठ मूठ लिखा गया, ऐसा हो सकता है क्या, ये पॉसिबल है क्या, संभव है क्या? लेकिन नहीं, मैंने इसको वो करने के लिए, जैसे आपने कोहली की राम कथा पढ़ी होगी, नरेंद्र कोहली की राम कथा पढ़ी होगी, वो जो स्वर्ण मृग वाला है ना, वो सोने का वो मृगशाला, वो आर्टिफिशियल बनावटी मृगशाला पहन के आया है। तुलसी में ऐसा नहीं है, और किताबों में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन उसको नरेंद्र कोहली ने इस तरह से लिखा है। मुझे उनके ये लिखी शुरू में 4 खंडों में है राम कथा, लेकिन 2-3 खंडों में शुरू वाली राम कथा है वो बहुत ही हमको अच्छी लगी। वो सभी अच्छी है, कृष्ण पर भी उन्होंने लिखा। तो इस तरह से उसमें इस किताब में आपको बहुत सारे ऐसे स्थल मिलेंगे जो थोड़ा सा लीक से हट कर आपको मिलेंगे। तो ये इसमें किन किन भाषाओं का समावेश है? ब्रज भाषा में भी है, भोजपुरी में भी है, खड़ी बोली में भी है? असल में देखिए ऐसा है कि इस किताब में जैसे मतलब वो मैंने पढ़ा तो रहने वाला भोजपुरी क्षेत्र का हूँ, हिंदी जानता हूँ, भोजपुरी क्षेत्र का रहने वाली है तो अपनी अलग बात है। लेकिन इसको लिखने से पहले मैं ब्रजबासी दास का, जब वो हिंदी साहित्य के इतिहास मैंने पढ़ा रामचंद्र शुक्ल वाला, तो शुक्ल वाली किताब में जो हिंदी साहित्य का इतिहास उनका है, तो उसमें एक ब्रजबासी दास का नाम आया। और ब्रजबासी दास ने किताब लिखी है ब्रजविलास, पुस्तक का नाम है ब्रजविलास। तो उस किताब को मैं मंगवाया, तो वो पूरी ब्रज भाषा में है, ब्रजी में है। तो उस किताब का भी कुछ मेरे ऊपर असर पड़ा। कुछ शब्दों को मैंने लिया, जैसे हमारे यहाँ ओखली बोलते हैं और उनके यहाँ वो ओखली को क्या बोलते हैं, दामरी बोलते हैं। या जैसे हमारे यहाँ ये जो दूहने वाली होती है ना, दोहनी कहते हैं, या
मैंने उन शब्दों को मैंने जानबूझ कर लिया है, ब्रज के कुछ शब्दों को मैंने जानबूझ कर लिया है। इस तरह से अवधि, चूंकि रामचरितमानस में बार बार बचपन से पढ़ा हूँ, तो अवधि के शब्द, अच्छा कुछ तो अवधि के शब्द ऐसे हैं ना जो अवधि में भी हैं और भोजपुरी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, जैसे राउर, जो राउर अनुशासन पाऊं, तो राउर शब्द तो अवधि में भी है और भोजपुरी में भी। तो इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग मैंने जानबूझकर किया है। आज भरसक मैंने लोकप्रिय बनाने के लिए लोक भाषाओं का प्रयोग मैंने किया है इसमें। कृष्णायन की रचना आपने कब की थी? कृष्णायन की रचना मैं 2000 से पहले 1999 वगैरह में 1999 आपने की। प्रकाशित कब हुई थी ये प्रकाशित हुई है 2002 में। वहाँ ये विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक वाराणसी, उस जमाने में वो जीवित थे अभी जी। इसके प्रकाशक थे पुरुषोत्तम दास मोदी। इनका मैं बहुत आभारी हूँ। और उन्होंने, पहले तो बता दूं कि मैं इसको छपवाने के लिए पहले मैं गया गीता प्रेस गोरखपुर। तो गीता प्रेस गोरखपुर गया तो मैं जाना नहीं चाहता था। मेरे एक मित्र थे, दयाराम राय उनका नाम है। उन्होंने कहा कि अगर नहीं छापेंगे तो क्या बांधेंगे नहीं ना आपको। तो हम लोग चले गए वहाँ। तो वहाँ गए तो वहाँ एक सज्जन मिले जो मिर्जापुर के कोई थे, चतुर्वेदी जी। उन्होंने कहा कि आप चलिए नीची बाग, वहाँ पर गीता प्रेस के संपादक जो कल्याण निकलता है ना, उसके संपादक हैं पंडित राधेश्याम खेमका जी, उनसे मिलिए। मैं भागा वाराणसी पहुँचा। वाराणसी पहुँचा तो पता चला कि वो कुंभ मेले में, उस समय कुंभ लगा था इलाहाबाद चले। हाँ। तो मैं अब उनसे मिलने कुंभ चला गया। मैं वापस घर नहीं आया। वहां से एक सज्जन मिल गए जो कुंभ जा रहे थे। संजोग अच्छा था, भगवान की कृपा थी। तो मैं चला गया कुंभ, वहां उनसे मिला। तो वो पढ़े कहे कि देखिए हमारे पास इतने मोटे ग्रंथ किसी के तभी छपते हैं जब वो आदमी गुजर चुका होता है। अच्छा। हमारे यहाँ नियम है गीता प्रेस का। हमारे यहाँ आर्ट्स ग्रंथ छपते हैं, मैंने ऋषि महर्षियों ग्रंथ, वाल्मीकि छपते हैं, तुलसी छपते हैं, वेद व्यास छपते हैं। तो अब कोई छोटी मोटी बुकलेट होती तब तो मैं उस पर विचार करवाता। मेरी किताबें ही वाराणसी विश्वविद्यालय प्रकाशन से छपी हैं। मेरे मरने के बाद मैं जानता हूं कि वो, मुझे पूरी उम्मीद है कि गीता प्रेस छापेगा। लेकिन जब तक मैं जीवित हूं, चाहे पोद्दार जी हों, चाहे इसके पहले और भी जो लोग हो चुके हैं, गोयंदका जी, उन लोगों की किताबें भी उन लोगों के मतलब ब्रह्मलीन हो जाने के बाद ही गीता प्रेस ने छापा। तो मैं वो आपकी किताब जाइए वहाँ विश्वविद्यालय प्रकाशन के यहाँ, मैं उनसे कह दूंगा, मेरे मित्र हैं मोदी साहब, तो किताब की छाप देंगे। अच्छा, किसी यूनिवर्सिटी में आपकी किताबें लगी हैं कि नहीं? किसी यूनिवर्सिटी में आपकी किताबें लगी हैं कि नहीं? नहीं, हमारी किताब गाँव देहात में रहता हूँ, किसी कोई संबंध कोई। गाजीपुर के कुछ साहित्यकारों के बारे में बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल। क्योंकि गाजीपुर को लोग अफीम और माफिया नहीं, हाँ, तौर पर ही लोग कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जरूर, जो मतलब जिससे ये थोड़ा सा बदनाम हुआ। तो अब वो क्या कहते हैं, गाजीपुर में जैसे अब इधर के साहित्यकारों में, आधुनिक साहित्यकारों में, जैसे 3 साहित्यकार को तो मैं समझता हूँ कि आप भी जानते होंगे या अधिकांश लोग जानते होंगे, जिनमें नंबर 1 पर राही मासूम रजा साहब हैं, और उसके बाद कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार का नाम आपने सुना होगा जी। और तीसरे नंबर पर चर्चित साहित्यकार। देखिए, चर्चित और लोकप्रिय 2 शब्द हैं, और दोनों के अर्थ में, भावार्थ में मैं थोड़ा अंतर मानता हूं। तो मैं चर्चित बोल रहा हूं, विवेकी राय। तो ये 3 साहित्यकार इधर के साहित्यकारों में, अब बहुत पहले चले जाएंगे मध्यकाल वगैरह में, उस्मान हो चुके हैं, ईश्वर दास हो चुके हैं, उस मध्यकालीन जमाने की बातें हैं, गोपाल राम गांवरी, या तमाम लोग हुए हैं। लेकिन इधर के साहित्यकारों में जो अब नहीं है, वो भी नहीं है। तो ये 3 नाम है। उसके बाद तो जैसे आलोचना के क्षेत्र में डॉक्टर पीएन सिंह एक हैं, डॉक्टर मानधाता राय हैं। आलोचना के क्षेत्र में 2 नाम मशहूर हैं। और कथा साहित्य के क्षेत्र में जैसे वो अवधेश प्रीत हैं। तो अवधेश प्रीत तो गाजीपुर रहते नहीं, बेचारे पटना रहते हैं। और देवेंद्र साहब कहाँ रहते हैं मैं नहीं जानता, किसी डिग्री कॉलेज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो भी अच्छे कथाकार हैं। और अन्य कथाकारों में तो जैसे एक गजाधर शर्मा गंगेश हैं, वो इंटर कॉलेज में लेक्चर थे वो साहित्य के।
डॉक्टर लीलाधर शर्मा गंगेश हैं और डॉक्टर वो विश्वनाथ पाठक हैं, सबसे जिनके इनका नाम छूट रहा है, बहुत अच्छे कवि हैं वो, आधुनिक कवि। हालांकि उनकी कविताएं जो जिसमें गीयता नहीं होती, जिसमें लय तुकताल नहीं होता, वो कविताएं पाठक के जबान पर नहीं चढ़ती। क्यों, क्या ख्याल है? तो पाठक जी लिखे तो हैं बहुत अच्छा, बहुत गंभीर लिखे हैं, बहुत सारगर्भित लिखे हैं, लेकिन उनकी कविताओं की सबसे बड़ी मेरी दृष्टि में वो किसी की जुबान पर चढ़ेंगी नहीं, अतुकांत कविताएं, लेकिन अच्छे कवि हैं वो। और इस तरह से हाँ, गीतकारों में जो नवगीत एक विधा निकली है समूना सिंह ने, जिसके प्रवर्तक थे, तो समूना सिंह के प्रवर्तन में वो जैसे गुलाब सिंह अच्छे गीतकार निकले, फिर आपके उमाशंकर तिवारी एक हैं, अभी गुजर चुके हैं, सब लोग गुजरे हैं, उमाशंकर तिवारी अच्छे गीतकार थे। और एक और ओंकार जी पुरी थे भाई, मुसलमान थे, देखिए ना, कई लोग हुए हैं। आपकी नई रचना जो है किस पर काम कर रहे हैं इस टाइम, जो है नई रचना आने वाली? इस समय तो असल में हमारे साथ एक चीज है, जैसे मेरे साथ अधिकांश ऐसा हुआ है कि जैसे मैं कोई कहानी, जैसे कहानी लिखने चला, बन गया उपन्यास। मैंने अभी आपसे कहा फिरकी वाली कहानी लिख रहा था, बन गया उपन्यास, और खूब चर्चित हुआ, खूब प्रशंसित हुआ। इसलिए भी प्रशंसित हुआ कि डोम जीवन पर था, अभी उसके पहले डोम जीवन पर कहानी तो थी, कविता तो थी, कोई उपन्यास नहीं था। उपन्यास नहीं था, ये समाज में हाशिए पर रहने वाला। हाँ, हाशिए पर। तो इसलिए अब यहाँ तक कि इस उपन्यास की वजह से दिल्ली से एक पत्र मेरे पास रजिस्टर्ड डाक से आया कि कहाँ किस धर्मशाला कोई वहाँ जगह है, वहाँ आपको रहना है, और दलित साहित्यकार के रूप में। हमने कहा कि दलितों पर तो मैंने कुछ खास लिखा नहीं भाई, है, तो मैंने इतना ये वो हुआ। जबकि इसके पहले भंगियों पर आपके नाच्यो बहुत गोपाल उन्होंने लिखा, आपके अमृतलाल नागर ने, लखनऊ वाले ने, फिर सैलूस लिखा नटों पर, नट भी एक जात है यहाँ के, शिवप्रसाद सिंह ने लिखा, और बस्तर के जीवन पर राजेंद्र अवस्थी ने लिखा, तमाम लोगों ने लिखा, ऐसा थोड़ी ना। हाँ, डोम जीवन पर मैंने लिखा है, मेरी जानकारी में अभी अब तक कोई उपन्यास नहीं है। अगर मान लीजिए अब तक आपने मेरे ख्याल से दर्जनों साहित्य आपने लिखे हैं। हाँ, दर्जनों में किताबें हैं मेरी, उसमें कविता संग्रह भी है, उपन्यास भी है, व्यंग भी है, व्यंग्य भी है, यात्रा वृत्तांत भी है, हाँ, और नहीं, नाटक जो है, एक ही बताऊं, मैं बचपन में जब इंटरमीडिएट पास किया तो नाटक लिखने का, खेलने का बड़ा शौक था। हालांकि कोई भी नाटक मैं आज तक प्रकाशित नहीं करा सका। कम से कम आधा दर्जन मेरे लिखे हुए नाटक जोगा में ही नहीं, मेरे गांव में ही नहीं, जोगा मुसाहिब मेरा गांव है, यही नहीं, अन्य गांव में भी ले जाकर के हमारे यहाँ से लोग पांडुलिपि मांग कर ले गए हैं और खेले हैं लोग, लेकिन मैं उसको प्रकाशित नहीं करा पाया। वो सब पांडुलिपि जैसे लोग मांग कर ले गए, किसी ने लौटाए, और उस समय दिमाग में था भी नहीं कि इसकी प्रकाशन की जरूरत पड़ेगी या इसको किताब का रूप दिया जाने की जरूरत पड़ेगी। आज मैं सोचता हूँ कि वो सब पांडुलिपियाँ होती तो कम से कम आधा दर्जन तो मेरे नाटक होते जी। तो मान लीजिए सर, अब तक आपने इतनी यानी विभिन्न विधाओं में किताबें लिखी हैं, दर्जनों से ऊपर होंगी किताबें, तो इनमें अगर रखा जाए तो वरीयता किसको देंगे आप, फिरकी वाली को या कृष्णायन को? देखिए, दोनों के दो आयाम हैं, इसमें कुछ धार्मिकता का ओत। भगवान कृष्ण को मैंने भगवान कृष्ण के रूप में ही देखा है। वो जन नेता है, उन्होंने भौमासुर की ने जो 60,000 बंदिनियों को छुड़ाया है वहां से, योगेश्वर वो कहे गए हैं, और दुनिया भर की पत्नियां हैं, दुनिया भर की प्रेमिकाएं हैं, हजारों प्रेमिकाएं हैं, है ना। तो वो अद्भुत व्यक्तित्व है। इस तरह का व्यक्तित्व आप राम हुए हैं, मैं राम को भी महत्व देता हूं, भगवान राम, दशरथ नंदन राम को, लेकिन राम पैदा होते ही भगवान नहीं बने, कुछ दिनों के बाद भगवान बने। उन्होंने तो कभी चमत्कार दिखाया ही नहीं। हाँ, यहाँ तो पैदा होते ही पूतना को मारा, पैदा होते ही तृणावर्त का संहार किया। तो जो भी माने कृष्ण का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा अद्भुत है जी। वो ईसा मसीह से भिन्न है, वो महावीर स्वामी से भिन्न है, वो आपके भगवान राम से भिन्न है, भगवान बुद्ध से भिन्न है। ये सब लोग भगवान हैं, सबको मैं एक अवतारिक रूप मानता हूँ, ऐसा नहीं है, किसी का महत्व कम नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफर इनका वो है, और मुझे आकर्षित करता है।
कृष्ण शब्द में ही आकर्षण सा है। हाँ, कर्षण, तो जो कृष्ण है वो सबसे अब इसीलिए मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड पटल, विश्व पटल पर राम की तुलना में शायद कृष्ण ज्यादा चर्चित है क्या आज भी। अब उसमें हो सकता है गीता का भी योगदान हो, जो गीता उनका गीता जो है, जिसका मैं बहुत ही, मेरी दृष्टि में भाई मुझे बहुत ज्यादा वेद वगैरह का ज्ञान तो है नहीं, लेकिन जो भी मैंने पढ़ा है, देखा है, उपनिषद या जो भी, गीता अद्भुत पुस्तक है। और इसको मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहे कि नहीं गीता में तो कुछ है ही नहीं, या गीता बेकार चीज है, या गीता, सब लोगों ने गीता की भूरिशः प्रशंसा की है। वो एक तरह का गणित की तरह से है, होता है ना, जैसे गणित होता है कि 2 धन 2 बराबर 4, तो उस तरह से कामात क्रोधा भी जाए थे, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। बड़े जो भी है, जैसे होता है ना कि वो ये और ये मिला दीजिए तो पानी बन जाता है केमिस्ट्री में, तो उस तरह से गीता जो है अद्भुत ग्रंथ है ना, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि ज्यादा चर्चित हुए हों। तो नई रचना आपकी कौन कौन सी आ रही है? अब इधर तो देखिए, वर्तमान में एक सज्जन मेरे मित्र थे वहाँ बलिया बासडी के, नरेंद्र शास्त्री, जो धर्मयुग में लिखने लगे थे। उस जमाने में जो आदमी धर्मयुग में पहुंच जाता था उसको क्लास 1 का लेखक माना जाता था। वो मेरे मित्र थे, मैं अभी धर्मयुग में नहीं लिख रहा था, वो लिख रहे थे, वो पहुंच गए थे। तो मैं एक बलिया के संपादक हैं, एक पत्रिका निकालते हैं समकालीन त्रिवेणी, लखनऊ, तो उनका एक दिन फोन आया मुझसे, आज से 3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, 2.5-3 महीने पहले उनको फोन आया कि मैंने सुना है कि आपके वो नरेंद्र शास्त्री बड़े मित्र थे, बड़े आपकी घनिष्ठता थी उनसे, अगर उन पर आप एक संस्मरण मुझे दे सकें तो बड़ा आभारी होऊंगा। तो हमने कहा कि भाई वाकई मेरे मित्र थे वो, और तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं उन पर लिखूं। तो उन पर मैंने लिखना शुरू किया, और पता नहीं क्यों बलिया से जुड़ी हुई मेरी जितनी बातें थी, मेरे जितने संस्मरण थे, यादें सब आने लगी। तो इस समय मैं एक पुस्तक लिखा हूँ, वो 100 पृष्ठ से ज़्यादा ही पृष्ठ की होगी, बहुत मोटी किताब नहीं है, लेकिन उसमें मुझे बड़ा मजा आनंद आने लगा। और मैं बीते जीने में भी बड़ा आनंद आता है, व्यतीत को जीना भी बड़ा आनंदमयी होता है, क्योंकि अब वो क्षण तो लौट कर आने वाले नहीं। तो उनको मैंने जिया है, और उस अब जल्दी ही देखिए, अभी तो प्रेस में नहीं भेज पाया हूँ प्रकाशन के पास, लेकिन शीघ्र ही वो किताब आएगी। अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा अभी तो कुछ खास नहीं सोच पाया हूँ। सर आखिरी बार मैं थोड़ा नए जो साहित्यकार हैं उनके लिए कोई संदेश, आखिरी सवाल मेरा। देखिए, नए साहित्यकारों के लिए संदेश मेरा ये है, मैं संदेश देने लायक क्या हूँ कि मैं खुद बड़ा साहित्य, मैं ही खुद नया साहित्यकार हूँ। तो ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि भाई लिखने से पहले 100 बार पढ़ो, 1000 बार सोचो, तो उसके बाद कलम उठाओ। आजकल ये एक होता है ना कि भाई मैं लेखक बन जाऊं, मैं कवि बन जाऊं, मैं निबंधकार बन जाऊं, मैं कथाकार बन जाऊं, तो अब थोड़ा पढ़ो। कुछ लोग विवादित चीजें लिख करके हाईलाइट होते हैं, तो उसमें आप क्या कहते हैं? कुछ लेखक ऐसे हैं जो विवादित चीजें लिखते हैं, जैसे किसी धर्म के खिलाफ उन्होंने कोई साहित्य लिख दिया। देखिए, वो दीर्घजीवी नहीं हो पाते। अब मैं नाम ले सकता हूँ, मैं तो नाम भी ना सकता हूँ ऐसे लोगों का, लेकिन वो 2, 4, 5 साल 10 साल ज्यादा से ज्यादा थोड़ी चर्चा में रहेंगे, फिर उसके बाद इनकी उम्र ज्यादा नहीं हो, नहीं उनकी उम्र ज्यादा नहीं, भी नहीं हो सकती। चर्चा में बने रहने के लिए कुछ उल्टा सीधा करना, जैसे वो क्या कहते हैं, कौन वो चित्रकार थे आपके यहाँ जो बाहर जाकर, एम.एफ. हुसैन। हाँ, एम.एफ. हुसैन के बारे में जैसे किसी समारोह में नंगे पांव चले गए, चप्पल भी नहीं डाले थे, पैर में ऐसे पहुंच गए, तो चर्चा में हो गई। चर्चा भी नंगे पांव, इतना बड़ा चित्रकार जो है नंगे पांव आया है, तो ये सब कोई बात नहीं होती है कि आप कुछ इस तरह का वो काम करें। तो मेरी दृष्टि में वो चलने वाला होता नहीं। हाँ, आदमी यह है कि क्षण भर के लिए वो चर्चित हो जाता है। अच्छा, कुछ तो आजकल जो आभासी मीडिया है, इसकी वजह से मैं भी, आप भी अनुभव करते होंगे कि सचमुच मतलब 24 घंटे के अंदर आदमी एक बैग, कल तक कुछ नहीं था और 24 घंटा बीता नहीं कि पूरे चारों तरफ छा गया। तब इसको क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नहीं, इसमें लाभ भी है, आभासी मीडिया का एक लाभ भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जैसे चीजें हैं जो बहुत दबी पड़ी हैं,
उनको आभासी मीडिया लाइट कर दो, जैसे कहीं गली कूचे में आदमी है उसको कोई नहीं जानता, जिसके अंदर बहुत काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी गुण है, उसको बाहर आना चाहिए। तो इसका भी तो एक लाभ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दस्तावेज इंडिया से बात करने के लिए। नहीं, मैं भी आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप दुर्गेश मिश्र जी आप मेरे पास आए और इस गांव में आए। माने ये देखिए, आपका आना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए है कि मैं निचाट देहात में हूँ। माने यहाँ से कम 4 किलोमीटर के बाद ही ना कोई कस्बा शहर आपको मिलेगा। तो ऐसी जगह पर आप आए, ऐसी जगह पर आदमी जाना पसंद नहीं करता। अरे भाई बड़ी दिक्कत होगी, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, हैं। तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी ही हूँ कि आप आए हैं। अच्छा, तो देख ही रहे हैं, मैं एक ग्रामीण अंचल में पैदा हुआ व्यक्ति हूँ और वैसे पढ़ने लिखने के दौरान वाराणसी में, बलिया में या छोटे मोटे कस्बों में, जमानिया में भी मैं कुछ दिन पढ़ा, ग्रेजुएशन वहीं से किया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने मास्टर की डिग्री ली। और फिर मैं डिग्री कॉलेज के बारे में सोचा नहीं था कि मैं डिग्री कॉलेज में जाऊंगा। तो उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड की डिग्री आप जानते हैं हाई स्कूल तक के टीचर के लिए होती है, लेकिन अब ईश्वरीय कुछ कृपा थी कि मैं 2 डिग्री कॉलेज में गया और बहुत प्यार से लोगों ने मुझे रखा। मुझे मतलब डिग्री कॉलेज से मैं रिटायर हूँ, मुझे 8 साल रिटायर हुए हो गया। कहाँ से रिटायर हुए था आप? यहाँ खरड़िया से, खरड़िया महाविद्यालय खरड़िया से मैं यहाँ 12 में रिटायर हुआ हूँ। तो ये इस तरह से अब मेरी पढ़ाई सब हुई है। अब और कुछ अगर खड़िया में विभागाध्यक्ष किस में थे आप? हिस्ट्री में? इतिहास में। हाँ, हिस्ट्री में। कौन सा था, मेडुअल या मेडुअल मॉडल? मेडुअल। फिर अचानक आपका साहित्य की तरफ झुकाव? हाँ, ये सवाल मुझसे प्राय लोग पूछते हैं कि मैं इतिहास का विद्यार्थी था, बल्कि शुरू में ISC तक मैं साइंस का विद्यार्थी था, तो साहित्य से मेरा जुड़ाव कैसे हुआ, एक सवाल उठता है या किसी के साथ। तो ऐसे तो तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो इस तरह के लोग हैं, जो विज्ञान के क्षेत्र में रहते हुए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रहते हुए वो मतलब साहित्य की दुनिया में आए हैं। तो अब शुरू से ही मेरी रुचि थी और इतिहास से MA करने की, मैं मूलतः मैं हिंदी से ही MA करना चाहता था। एक चीज़ बता दूं आपको जी, मैं हिंदी साहित्य से ही MA करना चाहता था, लेकिन मेरे एक सहोदर भाई हुआ करते थे जो जिनके पैसे से मैं पढ़ रहा था। अरे भाई पैसा मिलेगा, फीस लगेगी, कहीं जाऊंगा बनारस, इलाहाबाद, प्रयाग पढ़ने, तो वहाँ पैसा लगेगा ना। तो ऐसी स्थिति में अब मेरी मजबूरी थी कि भाई साहब जो कहे मैं उसको करूं। तो लगे कहने कि फला हिंदी से MA करके बेकार बैठे हैं, तो ढमाका हिंदी से MA करके बेकार बैठे हैं, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। हिस्ट्री से MA करो, PCS और IS में बैठना, ये करना वो करना। अब उनका अपना एक दृष्टिकोण था और उस दृष्टिकोण के चलते न चाहते हुए मतलब इतिहास मुझे लेना पड़ा। तो इतिहास से मैंने MA किया, अच्छा ही हुआ मेरे लिए। भाई इतिहास भी तो साहित्य से बाहर तो कोई चीज़ है नहीं, भूगोल हो, इतिहास हो, राजनीति शास्त्र हो, तो वो अच्छा ही रहा, उसका मुझे कोई PhD आप नहीं, PhD तो मैं पूरा नहीं कर पाया। हालांकि मैं आज भी तमाम लोग, मैं भी अपने को डॉक्टर नहीं लिखता, लेकिन आप जहां देखेंगे मेरे नाम के साथ डॉक्टर लिखा हुआ आपको मिलेगा। मैं कई जगह मैंने कहा भी भाई मैं डॉक्टरेट नहीं हूं, मैंने PhD मेरी पूरी नहीं हो पाई। गाइड से मेरी अनबन हो गई है। एक गाइड थे, पटना यूनिवर्सिटी के हेड थे, पटना यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे झा साहब, JC झा, जगदीश चंद्र झा उनका नाम था। तो एक छोटी सी बात को लेकर हमारी उनसे कुछ अनबन हो गई और मेरी PhD जो है लिखी लिखाई PhD खटाई में पड़ गई। समझ रहे हैं? अब चूंकि मैं नौकरी पा चुका था, मैं ऐसा तो है नहीं कि मैंने PhD मेरे लिए जरूरी थी या कुछ इस तरह का नहीं था, तो वो मेरी PhD पूरी नहीं हो पाई। और क्या कहते हैं, वो हालांकि मुझे कष्ट जरूर होता है कि वो इतना मैंने काम किया और मेरा काम, जैसे वो मेरा विषय था PhD वाला, मतलब स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की शिक्षा पर, जैसे थकर से पहला विश्वविद्यालय बना था महिलाओं, मैंने महिलाओं के ऊपर था कुछ इस तरह का। मैंने बहुत काम किया, बहुत इधर उधर दौड़कर लाइब्रेरियों से, पूरा नहीं हो पाया हो। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि
अलग बात है कि आज भी लोग मुझे सभी लोग डॉक्टर कहते हैं लिखते भी हैं, किसको किसको मना करूं। अब तक आप किन किन कॉलेजों में सेवाएं दे चुके हैं? देखिए, बहुत पहले तो मैं 73 में जब बीएड किया, इसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं कि भाई मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं डिग्री कॉलेज में जाना है। तो मैं वो क्या कहते हैं बीएड किया। तो बीएड करने के बाद मैं 2-2.5 महीने एक हाई स्कूल में, अमरूपुर एक गांव है हमारे गांव के बगल में अमरूपुर, वहाँ 9-10 को अंग्रेजी पढ़ाने वाला कोई नहीं था। तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने किसी को भेजा, किसी ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ एक लड़का है जो अंग्रेजी पढ़ा सकता है। ये सन 73 की बात है। तो 2-3 महीने उनके यहाँ गया। फिर उसके बाद मेरी मांग हो गई, मैं चला गया शाहजहां डिग्री कॉलेज में। तो गाजीपुर, हाँ, ईश्वर कृपाल में मेरे साथ रहा है, ये बता दूं आपको। हाँ, मैं, आपको आश्चर्य होगा, मैं उस डिग्री कॉलेज में से रिटायर हुआ हूँ। उस डिग्री कॉलेज का मैं बहुत प्रिय प्रबंधक का जो फाउंडर, मतलब कॉलेज के वो संस्थापक रहे हैं, उन्होंने उनके खिलाफ में, वो कांग्रेसी थे, तो मैं उनके खिलाफ भाषण उछल देता था मंच पर इधर उधर घूम करके। या तो जब मेरी नियुक्ति की बात आई तो कई लोगों ने उनसे कहा कि अरे उसको नोटिस दे दो, कैसे तुम्हारे यहाँ चला गया, वो क्या कहते, वो तो कांग्रेस का या आप लोगों का बड़ी आप लोगों की आलोचना करता है ऐसे वैसे। लेकिन वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन इतने समझदार थे। बाबू ब्रिजमंगल राय उनका नाम है, तो स्वर्गीय हो चुके हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने लोगों से कहा कि कम से कम उसके पास मुंह है, वो बोल सकता है, उसके पास ज्ञान है, तो हमको ऐसे ही आदमी की ज़रूरत है। तो आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी महत्व दिया। सर, आपकी रचना जो है, अब तक कितनी किताबों के आप लिख चुके हैं, किन किन विषयों पर? नहीं, हम बता रहे हैं, पहले, सबसे पहले तो प्रायः लोग, आपने जितने लोगों को देखा होगा, समझा होगा, तो शुरू में प्रायः लोग कविता लिखते हैं अधिकांश। अब हो सकता है कि कुछ अपवाद हो जो 5% जो गद्य से शुरुआत करते हो, लेकिन अधिकांश कविता लिखते हैं। तो मैं भी कविता लिखा जी। और मैं कविता लिखा लगभग 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र, हाँ। और उस कविता में कुछ खास दम नहीं था, एक मामूली तुकबंदी थी, विद्यालय में जाना, विद्यालय से आना, और उसके बीच का सारा कुछ वर्णन उस कविता में। वो तुकबंदी भी शायद सही नहीं रही होगी उस जमाने में, लेकिन मतलब जो टीचर्स हमारे थे वो हमको मतलब हमारी प्रशंसा की, हमारी उनको शाबाशी दिए। तो ये मेरी शुरुआत तो कविता से हुई। पहली किताब भी छपी गवई गुहार। अच्छा, जो कविता आपने लिखी थी उसकी कोई पंक्तियां याद है तो जरा सुना दीजिए। कौन कविता? मतलब जो आपने बचपन 12 साल की उम्र में जो मिडिल स्कूल में, अच्छा, मिडिल स्कूल में जो कविता सुनाई, उसकी 1-2 पंक्तियां? नहीं, बस वही कविता थी कि शनिवार के वो शाम को बच्चे इकट्ठे होते थे, सब टीचर्स बैठते थे, मास्टर बैठते थे, तमाम लड़के। तो उसमें अपनी अपनी कविताएं, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब अपनी कविता कौन सुनाता था, कोई मीरा का पद सुना रहा है, कोई सूर का पद सुना रहा है, कोई तुलसी की चौपाई सुना रहा है। तो मैं अपनी रचना सुनाया था, और रचना थी सवेरे उठी स्कूल को जाना। सवेरे उठी स्कूल को जाना, झोरा लिया, छाता लिया, बगली में दाना, सवेरे उठी स्कूल को जाना। ये मथेरा मुझे याद है। अब भाई 6 साल का लड़का, अरे 12 साल का लड़का क्या लिखेगा? ये एक तरह से पहला अंकुर था, हाँ, पहला अंकुर। तो अभी जिस किताब की आप बात कर रहे थे वो, हाँ, तो पहली कविता की ही निकली, और वो उसको प्रकाशित करवाने में डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह का बड़ा हाथ था। वो वाराणसी में उन दिनों एक इंटरमीडिएट कॉलेज में टीचर हुआ करते थे, डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो कैसे उनसे हमारी दोस्ती हुई, संबंध हुआ, अभी तो हमको बहुत ठीक से याद नहीं है। बहरहाल, तो वो गवई गुहार नाम से कविता संग्रह, जिसमें गांव से संदर्भित कविताएं हैं, गांव की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ की किसानी, खेती बाड़ी, या जो भी यहाँ का सब है, यहाँ की समस्याएं उन कविताओं में जैसे व्यक्त हुई। तो वो पहली कविता गवई गुहार आई, और उसके बाद तो फिर गवई गुहार के बाद मैं फूटकर कुछ लेखन वगैरह करने लगा, पत्र पत्रिकाओं में छपने लगा, और मैं एक कहानी लिखने की शुरुआत की
एक मेरे यहाँ व्यक्ति आया, डोम जात का, एक हमारी कौम में, हिंदुओं में एक बड़ी अवहेलित तहेर दृश्य देखी जाने वाली कौम है डोम। तो वो आया और उससे बातचीत हमारी होने लगी और वो बहुत परेशान था बेचारा। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि इसके पर तो कहानी बड़ी अच्छी खासी बन सकती है, इसके बारे में लिखा जाना चाहिए। और जब मैं लिखने लगा कहानी तो वो बनने लगा उपन्यास। मैं लिखा कहानी, वो बनने लगा उपन्यास, परिच्छेद संख्या डालने की जरूरत पड़ने लगी और इस तरह 250 पृष्ठों का उपन्यास वो लिखा गया, जो जिसका नाम है फिरकी वाली नाम से वो उपन्यास। ये पहला उपन्यास? हाँ, एक ही उपन्यास ही है, पहला उपन्यास नहीं, उपन्यास एक ही मैंने लिखा है, फिरकी वाली। ये किस सन में लिखे थे आप? किस सन में लिखे थे? ये छपा था 84 में, लिख तो मैंने दिया था 82 में, कोई अच्छा प्रकाशक नहीं मिल रहा। 84 में? तो मेरे पास पैसे का अभाव था कि मैं अपना पैसा देके छपवाऊँ, तो वो वैसे पड़ा रहा। लेकिन साल भर के बाद फिर वो अब तो एक अच्छे प्रकाशक ने उसको दोबारा छापा है। इसकी अब तक कितनी प्रतियां बिक चुकी हैं? फिरकी वाली की इसका सेकेंड एडिशन निकल चुका है। अब मैं समझता हूँ कि कम से कम 1000 से तो ऊपर प्रतियां बिकी ही होंगी। अरे इस पर इसका नाट्य रूपांतर हुआ है और फिर इसका वो बलिया एक नाट्य संस्था है, क्या नाम है उसका, वाइल्ड बंच क्रिएशंस गढ़वार बलिया। वाइल्ड बंच क्रिएशंस बलिया की संस्था ने इसका मंचन किया वहाँ नागरिक प्रसारणी सभा के सभागार में और बहुत सराहा गया। गाजीपुर से भी तमाम लोग गए थे देखने और बलिया के तो लोग थे ही। और फिर इस समय उस पर फिल्म बनाने की योजना भी लोगों की चल रही है। हिंदी या भोजपुरी फिल्म? देखिए, उपन्यास तो खड़ी बोली नहीं है, लेकिन उसमें अब चूंकि डोम जीवन पर उपन्यास है और ग्राम जीवन से जुड़ा हुआ उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास भी उसे आप कह सकते हैं, तो ऐसे उपन्यासों में कुछ आंचलिक शब्दों का प्रयोग तो होना ही होना है। क्योंकि बिना उसके काम चलने वाला है नहीं, वो चीज उभर कर नहीं आएगी। तो उसमें भोजपुरी शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। भाषा तो भोजपुरी है। अब जैसे होता है ना कि वो लेट गया, तो मैंने लिखा, मैं लिखूंगा वो उठंग गया। अब उठंगना और लेटना दोनों जो वर्ब हैं वो दो ढंग के हैं ना, तो मैं जानबूझकर लिखूंगा वो उठंग गया। तो ये इस तरह की उसमें बातें हैं, मैंने जानबूझ के ऐसा किया है। अब तक कितनी किताबें आप? अब तक एक व्यंग संग्रह, एक कविता संग्रह कई। कविता संग्रह कई। प्रमुख कौन कौन से कविता? जैसे पहला तो मैंने बताया गवई गुहार, और दूसरा है द्वार खड़ा अभिसार, और एक भोजपुरी कविता संग्रह है। भोजपुरी में मेरी एक ही किताब है, विशुद्ध भोजपुरी में एक किताब है जिसका नाम है फागुन भर हमसे मत बोला। फागुन भर हमसे मत बोला। तो ये मतलब वो क्या कहते हैं, कविता संग्रह है और ये चर्चित रहा। हाँ चर्चा, हाँ उसको पटना भोजपुरी एकेडमी ने छापा। कपिल पांडे जीवित थे अभी, पांडे कपिल का शायद नाम आपने सुना होगा, बहुत चर्चित गजलकार भी रहे हैं। बहुत पटना भोजपुरी है। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? पटना भोजपुरी? भोजपुरी एकेडमी पटना। हाँ, तो असल में हमारे एक मित्र से द्विवेदी जी बलिया के, वही उसको ले गए और कहे कि चलिए हम आप इसको छपवा देंगे एकेडमी के द्वारा। भगवती प्रसाद द्विवेदी को कहना है, बलिया पटना में ही रहते हैं वो। तो और फिर उसके बाद एक व्यंग संग्रह आया, वो भी काफी चर्चित रहा। मैंने व्यंग की रचना ज्यादा की है। एक चीज आपको बता दूं, मैंने जो भी लिखा है और व्यंग की रचना ज्यादा की है, इसकी वजह ये है कि मुझे याद नहीं कि किसी पत्रकार ने, किसी संपादक ने मुझसे कोई कहानी मांगी हो, कोई लेख निबंध मांगा हो, या कुछ किसी अन्य विधा की। अब जो लोग मांगते थे वो व्यंग मांगते थे। जैसे ईश्वर चंद्र मिश्र वार्ता वाले,
उनका पत्र आता था कि ये तो हम आर्टिकल आपका छाप रहे हैं, अगली बार हम आपसे व्यंग की आशा रखते हैं। इसी तरह से फिर वो एक शंकर दयाल सिंह पत्रिका निकालते थे मुक्तकंठ पटना में, तो उनका था कि ये तो हम छाप रहे हैं अगले अंक में, लेकिन हम अगली बार कोई राजनीतिक व्यंग आपसे चाहते हैं। तो अब चूंकि व्यंग लोग चाहते थे, व्यंग लोग मानते थे, तो मैं अब बीबीसी वगैरह सुनता, वॉइस ऑफ अमेरिका सुन लेता था, बीबीसी सुन लेता। ट्रांजिशन उस जमाने में ज्यादा थे, टीवी वगैरह तो था नहीं, तो उनसे एक लाइन मुझे कहीं से कोई से मिल जाती थी और तो मैं अच्छा खासा 2 पृष्ठ वो कर देता था। तो व्यंग में ज्यादा लिखा हूँ, लेकिन किताब एक ही है व्यंग की, कुछ शरीफ कुछ शरारती। पुस्तक का नाम है कुछ शरीफ कुछ शरारती, व्यंग संग्रह है। एक इतिहास के नाम पर भी पुस्तक मैंने लिखी, कश्यप की, जो हम लोगों के, जैसे हम लोग कश्यप गोत्र के हैं, हर आदमी का आपका भी कोई गोत्र होगा, हम लोग कश्यप गोत्र हैं। तो कश्यप कीर्ति नाम से एक इतिहास की किताब मेरी है। और देखिए दिमाग पर एक रसांतर का वैविध्य इधर पुस्तक आई है, पुस्तक का नाम है रसांतर का वैविध्य, एक बच्चों के लिए किताब है। उस पुस्तक का नाम है रसांतर का वैविध्य।